तो थोड़ा सा करप्ट हो गया था जो हमारा फाइल था। अभी फिर से आते हैं। तो केंद्रीय परिषद क्या होगी, जो केंद्र सरकार अधिसूचना द्वारा जो है क्या करेगी, विनिर्दिष्ट करेगी। तो इसको जो है धारा 3 का ये 1 में है बताया गया है। केंद्रीय परिषद में कौन कौन होगा, ये जो है धारा 3 की उपधारा 2 बताती कि ये कैसी होगी केंद्रीय परिषद जो है। केंद्रीय परिषद जो है एक सलाहकारी परिषद होगी और यह निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगी, अर्थात केंद्र सरकार के उपभोक्ता मामले का जो प्रभारी मंत्री होगा अध्यक्ष होगा। तो प्रभारी मंत्री कौन होगा, केंद्रीय सरकार के उपभोक्ता मामले का जो विभाग का प्रभारी अधिकारी होगा वही केंद्रीय परिषद का क्या होगा, अध्यक्ष होगा। और ऐसे हितों का प्रतिनिधित्व करने वाले उतने ही शासकीय और गैर सरकारी सदस्य होंगे जो विहित किए जाए। बताया जाएगा कि कुछ जो है लोगों के हितों का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य भी इसमें शामिल होंगे। तो ये केंद्रीय परिषद की बात करेगा। अब केंद्रीय परिषद के बारे में धारा 4 में उनकी बैठकों की प्रक्रिया बताई है। धारा 3 में अगर केंद्रीय परिषद है तो बैठक किस में करेंगे उन लोग, धारा 4 में। केवल केंद्रीय है जिसका बैठक के लिए अलग से बताया गया है, बाकी में नहीं बताया गया है, उसी में मिल जाएगा। तो केंद्रीय परिषद की बैठकों की प्रक्रिया थोड़ा सा पढ़ते हैं। केंद्रीय परिषद की बैठक आवश्यकता अनुसार होगी, किंतु प्रत्येक वर्ष में परिषद की कम से कम एक बैठक जरूर होगी। प्रत्येक वर्ष में कितना, एक बैठक। केंद्रीय परिषद की बैठक ऐसे समय और स्थान पर होगी जो कि अध्यक्ष ठीक समझे और वह अपने कारोबार के संव्यवहार की बाबत ऐसी प्रक्रिया का पालन करे जो विहित किए जाए। बैठक और स्थान जो बैठक के अध्यक्ष समझे वहां पे बुला सकता है। उसके बाद आते हैं धारा 5, यह बताता है केंद्रीय परिषद के उद्देश्य को। धारा 3 केंद्रीय परिषद को बताएगा, उनके सदस्यों के बारे में बताएगा। धारा 4 बैठकों को बताया। धारा 5 क्या बताया, उसका उद्देश्य बताया। तो केंद्रीय परिषद का उद्देश्य इस अधिनियम के अधीन उपभोक्ताओं के अधिकारों के संरक्षण संवर्धन का काम के लिए सलाह देना होगा। वैसे लगभग सभी उपभोक्ता जो परिषदें हैं सभी का काम एक ही होता है, पर केंद्र के अधीन सभी उपभोक्ता है, सभी उपभोक्ताओं के लिए काम करेगा। अब आते हैं धारा 6, जब राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद आएंगी तो राज्य में क्या, राज्य सरकार इसको अधिसूचित करेगी। तो उसको हम किस नाम से जाने जाएंगे, राज्य उपभोक्ता परिषद के नाम से, अगर राज्य सरकार ने अधिसूचित किया है। राज्य सरकार को जो अधिसूचित करता है जिस तारीख को, उस तारीख की अधिसूचना से हम मान लेते हैं कि राज्य परिषद का गठन किया जा चुका है, जो पूरे नाम के साथ अधिसूचना आएगी। राज्य परिषद भी एक सलाहकारी परिषद है जो किससे मिलकर बनेगी, राज्य सरकार में उपभोक्ता मामलों के जो प्रभारी मंत्री हैं वो अध्यक्ष होगा। अगर केंद्र स्तर पे है तो केंद्र सरकारों के उपभोक्ता मामलों के मंत्री, राज्य स्तर पे है तो राज्य स्तर के जो उपभोक्ता मामलों के प्रभारी मंत्री होते हैं वो उनका अध्यक्ष होता है। ऐसे हितों का प्रतिनिधित्व करने वाले उतने शासकीय और गैर शासकीय सदस्य जो विहित किए जाए, इसमें सदस्य में शामिल होंगे जो 10 से अनधिक होंगे, मतलब 10 से अधिक नहीं होंगे, ये याद रखिएगा। और शासकीय और गैर शासकीय दोनों सदस्य हो सकते हैं। तो ये धारा 2 में बता दिया राज्य के बारे में, राज्य उपभोक्ता जो परिषद है उसके बारे में। एक चीज और याद रखना, आप केंद्र और राज्य ये दोनों के उपभोक्ता मामलों के मंत्री का नाम एक बार पढ़ लेना, ठीक है, ये बिल्कुल देख लीजिएगा अभी कौन है, बदलते रहता है क्योंकि ना। राज्य परिषद की बैठक ये अलग से धारा में न डाल के धारा 6 में ही बता दी गई है। बैठक आवश्यकता अनुसार होगी, वर्ष में एक बार होना जरूरी है, वर्ष में कम से कम 2 बैठकें होना जरूरी है, ठीक है, वर्ष में कम से कम 2 बैठकें होना जरूरी है। राष्ट्रीय स्तर पे है तो 1 बैठक, राज्य स्तर पे है तो 2 बैठक होना जरूरी है। राज्य परिषद की बैठक किस समय किस स्थान पे होगी ये अध्यक्ष अपने हिसाब से देख लेगा। उसके बाद जो है राज्य परिषद का उद्देश्य ये मिलता है हमको एक नई धारा में, जो धारा 7 है। धारा 6 राज्य परिषद है, उस परिषद के साथ साथ उसके बारे में परिषद के सदस्यों के अध्यक्षों के बारे में भी बताया गया, उनकी बैठकों के बारे में भी बताया गया है। धारा 7 में उनके उद्देश्य बताए गए, इसमें अलग कर दिया है ना। तो प्रत्येक राज्य परिषद का उद्देश्य राज्य के भीतर के जितने भी अधिनियम के अतिरिक्त जो अधीन जो उपभोक्ता अधिकार है उनका संवर्धन करना और उपभोक्ता अधिकारों के संरक्षण के संबंध में सलाह देना, इनका क्या होगा, एक प्रकार से उद्देश्य होगा। अब आते हैं धारा 8 जिसमें जिला के लिए बताएगा, सेम टू सेम ही रहता है लगभग। तो राज्य सरकार ही अधिसूचना जारी करेगा। अब जिला के लिए कलेक्टर को तो अधिसूचना का पावर नहीं है, तो जिला परिषदों के बारे में जो जिला संरक्षण परिषद है वो स्थापना कैसे होगा, जब राज्य सरकार अधिसूचित कर देगा। अब इसमें जिला परिषद भी एक प्रकार का सलाहकारी परिषद ही है, पर बनेगा किससे, तो इसका प्रमुख होगा जिला कलेक्टर। अब किसी भी नाम से जाने पर जिले का कलेक्टर ही क्या होगा, अध्यक्ष होगा। और हितों जो उपभोक्ता हितों का प्रतिनिधित्व करने वाले गैर शासकीय और शासकीय सदस्य जो विहित किए जाए हो सकते हैं। राष्ट्रीय और जिला इन दोनों में वैसे नहीं बताया है, जितना जरूरत हो कर सकता है। राज्य वाले में बोल दिया है 10 से अनधिक, मतलब 10 से ज्यादा नहीं होगा। अब इसका जो बात है, जैसे जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद, इसके बैठक पूरा इसी में आ जाता है लगभग। अब इसका उद्देश्य देख लीजिए,
जितना पॉइंट मिला था मुझे, मैंने बता दिया है, उसमें उतना ही था। धारा 9 में जिला परिषद के उद्देश्य बताया है। प्रत्येक जिला परिषद का उद्देश्य जिला के भीतर जो है अधीन उपभोक्ताओं के अधिकारों का संवर्धन और संरक्षण के संबंध में सलाह देना, इसका क्या होगा, प्रमुख उद्देश्य होगा। एक चीज और है, इसको भी वो कर लीजिएगा, जिला परिषद वाले में जो बैठक है ना, इसमें नोट ही कर लीजिए। बैठक वर्ष में ये 2 बार हो सकती है ना, 2 बार होना जरूरी है। और कलेक्टर डिसाइड करेगा कहाँ पे बैठक लेगा, स्थान और जो भी जगह होगा, कब कब होगा, वो सब करेगा, उसी में भी ले लीजिएगा, इसमें भी 2 बार ही है। चलिए आते हैं, उद्देश्य वाला जो है धारा 9 में है इसका, तो इसको हटाते हैं। अब आते हैं केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण के बारे में। देखिए धारा 3 से जो धारा 9 है उपभोक्ता परिषद के बारे में ही है, तो धारा 3, 4, 5 ये राष्ट्र जो केंद्रीय है उसको बताता है, 6, 7 राज्य को बताता है, 8, 9 जिला के लिए है। अध्याय 3 केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण के बारे में बताएगा। क्या बताता है, धारा 10 बताता है केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना के बारे में। स्थापना कैसे की जाएगी, तो केंद्र सरकार अधिसूचना द्वारा स्थापित करेगी। तो ये मेन पॉइंट को याद रखना, केंद्र सरकार द्वारा होगा। तो केंद्र सरकार द्वारा किया क्यों जाएगा, केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण का उपभोक्ताओं के अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित विषयों, इनमें उपभोक्ताओं के अधिकारों का संवर्धन, संरक्षण और प्रवर्तन करने के लिए गठन किया जाएगा, ताकि वो उपभोक्ताओं के हितों का संरक्षण संवर्धन कर सके या उनको न्याय दिला सके। इसके लिए केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण धारा 10 के अधीन जो है स्थापित करेगा। प्राधिकरण मतलब केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण, याद रखिएगा इसको, केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण। तो जिसको CCPA करके हम लोग जो पढ़े थे ना, वही है ये। केंद्रीय प्राधिकरण एक मुख्य आयुक्त होगा और अन्य आयुक्त से मिलकर बनेगा, वैसे कहा गया है 2 आयुक्त रहेंगे करके। केंद्रीय प्राधिकरण का मुख्यालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में होगा, इसको भी मैंने सुबह पढ़ाया था। और इसमें ये भी आपको बताया था इन्वेस्टिगेशन विंग भी होगा, जिसमें महानिदेशक होंगे। तो ये केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण के बारे में पूरी चीजें आती है। धारा 11 बताता है मुख्य आयुक्त और आयुक्तों की आहारताएं भर्ती। अब धारा जो 10 है उसमें क्या बता दिया कैसा वो प्राधिकरण होगा, कैसे उसमें सदस्य होंगे। तो सदस्यों की आहारताएं किसमें बताएगा, तो जस्ट बताएगा क्या, धारा 11 में। सदस्यों की आहारताएं किसमें बताएगा, धारा 11 में। तो आहारताओं को देखो, धारा तो खैर कम पूछता है, लेकिन इनके प्रावधानों को ज्यादा पूछता है। तो धारा में ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, आपको करते जाना है जितना होगा, लेकिन प्रावधान कम से कम आपको रटा रुटाया अच्छा होना चाहिए। पसंद आ रहा होगा तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा ना, लास्ट में बताइएगा कैसा लगा। चलिए कैसे होगा, तो केंद्र सरकार ही अधिसूचना द्वारा केंद्रीय प्राधिकरण के मुख्य आयुक्त और आयुक्तों की, जो अन्य आयुक्त है उनके लिए नियुक्ति के लिए अहर्ता, भर्ती, नियुक्ति प्रक्रिया, पदावधि, वेतन भत्ते, त्याग पत्र हटाने और सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें, जितने भी चीजें हैं, हटाना हो, नियुक्ति करना हो, सबके लिए उपबंध कौन करेगा, केंद्र सरकार। यही क्वेश्चन पूछेगा, कौन करेगा, केंद्र सरकार करेगा धारा 11 के अंतर्गत। अब उनका नियुक्ति वगैरह हो गया। अब मान लीजिए कुछ रिक्ति हुई, तो धारा 12 क्या बताती है, रिक्ति आदि से जो केंद्रीय प्राधिकरण की जो कार्यवाहियां हैं वो अविधि मान्य नहीं होंगी। ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, धारा को ही पूछेगा कि अविधि मान्य होना मतलब अगर मान लो ये सदस्य छोड़ के भी चल जाए पद, तो जो इन्होंने कार्यवाहियां की है वो अविधि मान्य नहीं होंगे, ये धारा 12 कहती है। और धारा 13 क्या बोलती है कि जो अन्य अधिकारी और विशेषज्ञ वृत्ति के जो रहते हैं उनकी नियुक्ति के बारे में। मतलब धारा 10 प्राधिकरण, धारा 11 उसमें जो भी नियुक्तियां होंगी उससे संबंधित शर्तें, धारा 12 रिक्ति होने पे अविधि मान्य ना होना कार्यवाहियों का, धारा 13 बताएगा अन्य कर्मचारी वगैरह है उनकी नियुक्ति। अब धारा 14 क्या बताएगा, केंद्रीय प्राधिकरण क्या क्या काम करेगा, तो प्रक्रिया बताएगा। वो प्रक्रिया देख लेते हैं थोड़ा सा, जो इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक जो है। केंद्रीय प्राधिकरण की प्रक्रिया में याद रखिएगा, अपने कारोबार के समयभार और मुख्य आयुक्त तथा आयुक्तों के बीच कारोबार के आवंटन को विनियमित करेगा और ऐसी प्रक्रिया का अनुसरण करेगा जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए। मुख्य आयुक्त के पास केंद्रीय प्राधिकरण के सभी प्रशासनिक विषयों के संबंध में साधारण अधीक्षण, निर्देश तथा नियंत्रण की शक्तियां भी होंगी, ये याद रखिएगा। उसके अलावा परंतु मुख्य आयुक्त केंद्रीय प्राधिकरण के प्रशासनिक विषयों से संबंधित अपनी ऐसी शक्तियों को किसी अन्य आयुक्त को भी दे सकता है या किसी केंद्रीय प्राधिकरण के किसी अन्य अधिकारी को भी प्रत्यायोजित कर सकता है जहां वो ठीक समझे। वैसे तो मुख्य आयुक्त के पास ये सारी शक्तियां होंगी नियंत्रण की, पर वो चाहे तो डेलीगेट कर सकता है किसी आयुक्त को, किसी अन्य केंद्रीय प्राधिकरण को भी वो दे सकता है अपनी जो शक्तियां हैं। धारा 15 में अन्वेषण खंड है, कुछ खास नहीं है। धारा 16 आ जाते हैं हम।
धारा 16 में क्या है, जिला कलेक्टर की शक्ति है। जिला कलेक्टर की क्या शक्ति होगी, ये इंपॉर्टेंट है। जिला कलेक्टर की शक्ति धारा 16, जिला कलेक्टर कोई से भी नाम से जाना जाए, चाहे डीएम बोलो, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बोलो, जिला अधिकारी, जिलाधीश, जो भी बोलो, किसी भी परिवाद या केंद्रीय प्राधिकरण या प्रादेशिक कार्यालय के आयुक्त द्वारा उसके किए गए किसी निर्देश पर अपनी अधिकारिता के भीतर एक वर्ग के रूप में उपभोक्ताओं के अधिकारों के संबंध में परिवादों या उल्लंघन की, उपभोक्ता अधिकारों के उल्लंघन के संबंध में यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर कर लेती हूँ, विषयों की अनुचित व्यापार व्यवहारों और मिथ्या का भ्रामक विज्ञापनों की जांच करेगा और अन्वेषण करेगा और अपनी रिपोर्ट यथास्थिति केंद्रीय प्राधिकरण या प्रादेशिक कार्यालय के आयुक्त को प्रस्तुत करेगा। मतलब कलेक्टर की यहाँ पे क्या शक्ति होती है, थोड़ा सा समझिए। कलेक्टर को अगर कोई निर्देश मिलता है जो उसके अधिकारिता के भीतर आता है कि वो उपभोक्ता के अधिकारों का क्या कर सके, कि उसके अधिकारिता क्षेत्र में आता है। मान लीजिए बिलासपुर जिले का कलेक्टर है, उसके अधिकारिता क्षेत्र में कोई उल्लंघन हुआ है उपभोक्ता अधिकारों का, तो हो सकता है प्रादेशिक न्यायालय या कोई केंद्रीय प्राधिकरण है, ये क्या कह सकता है कि इसको निर्देश दे सकता है कि जो है आप जो हो जाओ और इसका जो है इसका उपभोक्ता अधिकारों के संरक्षण के लिए कार्य करो। तो कैसे मामलों में ये जो शिकायत इसके पास आएगा, कहीं पे भ्रामक विज्ञापनों की जांच करना है, अन्वेषण करना है, कुछ अनुचित व्यवहार हो रहे हैं क्या, उनको जांच परख करना है, तो सब के संबंध में कलेक्टर को दिशा निर्देश जारी किए जा सकते हैं। किसके द्वारा, उससे ऊपर जो अधिकारी हैं, प्राधिकरण, प्रादेशिक कार्यालय द्वारा, आयुक्त द्वारा, जो है किसी भी द्वारा दिया जा सकता है। तो कलेक्टर क्या करेगा, उनके निर्देश पर यह पूरा काम करेगा और बकायदा जो भी सामने वाला इसको निर्देश दिया रहेगा कलेक्टर को, चाहे केंद्रीय प्राधिकरण दिया हो तो ये अपनी रिपोर्ट केंद्रीय प्राधिकरण को देगा। अगर प्रादेशिक कार्यालय के आयुक्त ने बोला रहा होगा कि आप जाओ कार्यवाही करो करके, तो अपनी रिपोर्ट किसको देगा, प्रादेशिक कार्यालय को देगा। मतलब कलेक्टर की यह शक्ति होती है कि कोई भी उसको अगर सौंपा है कार्य, निर्देश दिया है, तो जो उसकी अधिकारिता क्षेत्र के अंतर्गत आता है, उपभोक्ता अधिकारों का हनन हुआ है अगर, तो वो पूरी कार्रवाई कर सकता है और अपनी रिपोर्ट उसी संस्था को, एजेंसी को देगा जिसने उसको निर्देश दिया हो। धारा 17 क्या बताती है, प्राधिकारियों की शिकायतों के बारे में बताता है। उपभोक्ता अधिकारों के उल्लंघन या अनुचित व्यापार व्यवहारों या मिथ्या या भ्रामक विज्ञापनों जो एक वर्ग के रूप में उपभोक्ताओं के हितों के प्रतिकूल है। मतलब प्राधिकारियों को जो है शिकायतें कैसे प्राप्त होंगी, अगर कोई विज्ञापन है या कोई व्यवहार है जो उपभोक्ताओं के हितों के प्रतिकूल है, के संबंध में शिकायत को लिखित या इलेक्ट्रॉनिक ढंग से या किसी प्राधिकारी को अर्थात जिला कलेक्टर या आयुक्त या प्रादेशिक कार्यालय, केंद्रीय प्राधिकरण को अग्रेषित किया जा सकता है। कहने का मतलब है कैसे शिकायतें होंगी, शिकायतें कैसी होंगी, लिखित माध्यम से या इलेक्ट्रॉनिक ढंग से हो सकती है। और किसके पास करोगे, तो जहां पे भी कर सकते हो। अगर आपको जिला में जाना है तो जिला कलेक्टर के पास जाओ, राज्य में जैसे जाना है तो राज्य आयुक्त के पास जाओ, प्रादेशिक कार्यालय में जाना है तो प्रादेशिक में जाओ, केंद्रीय प्राधिकरण के पास जाना है तो केंद्रीय प्राधिकरण के पास जाओ। पर लिखित या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से ही क्या हो सकती है, प्राधिकारियों को आप शिकायतें दर्ज करवा सकते हो। धारा 18 क्या बताएगी, केंद्रीय प्राधिकरण की शक्तियां और कृत्य क्या होंगे। केंद्रीय प्राधिकरण की शक्तियां और कृत्य कैसे वो काम करेंगे उस पर है। तो मैंने ये एक क्लास में इसको लिया हुआ भी है, आप वहां से बिल्कुल इसको देख लीजिएगा, वहां पे मैंने पूरा इसको बता दिया है। तो यहाँ पे थोड़ा सा उसको मैंने छोड़ दिया है, बहुत लंबा है और उसमें मैंने लंबा बताया हुआ है पूरा। धारा 19 केंद्रीय प्राधिकरण के मामलों को अन्वेषण करने के लिए अन्य विनियामक को निर्देशित करने की शक्ति। मतलब वो जो है अपने मामलों को अन्वेषण करने के लिए किसी अन्य को दे सकता है, उसी शक्ति की बात कर रहे हैं। धारा 20 केंद्रीय प्राधिकरण के मालों आदि को वापस मंगाने की शक्ति। मतलब अगर माल जो है जैसे मान लीजिए किसी माल का डिलीवरी हो गया है पर केंद्रीय प्राधिकरण के पास कोई शिकायत आया है तो फिर उस माल को वापस भी मंगवाया जा सकता है। तो ये 20 में है। उसके बाद धारा 21 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, केंद्रीय प्राधिकरण की मिथ्या या भ्रामक विज्ञापनों के विरुद्ध जो निर्देश और शास्ति जारी करने की शक्ति, क्योंकि शास्ति दंड यहाँ से ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं। तो ऐसी स्थिति में धारा 21 में मान लीजिए केंद्रीय प्राधिकरण क्या किया, कोई निर्देश दिया या शास्ति जारी किया, तो कैसे कैसे होगा, कहाँ पे होगा, जहां अन्वेषण के पश्चात केंद्रीय प्राधिकरण को यह पता चल जाता है, यह समाधान हो जाता है कि कोई विज्ञापन मिथ्या था या भ्रामक है और किसी उपभोक्ता के हित के क्या है, प्रतिकूल है या उपभोक्ता अधिकारों के उल्लंघन में है, तो वह आदेश के द्वारा यथा स्थिति क्या कर सकता है, संबंधित व्यापारी को या विनिर्माता को या पृष्ठांकन या विज्ञापनकर्ता या प्रकाशक को ऐसे विज्ञापन को बंद करने के लिए उसे ऐसी रीति में या ऐसे समय के भीतर आदेश विनिर्दिष्ट किया जाए, रूपांतरित करने के लिए जो है निर्देश दे सकेगा। कहने का मतलब है केंद्रीय जो प्राधिकरण है
वो भ्रामक विज्ञापनों के कैसे रोक सकता है, तो उसको ये अगर लग जाता है कि उसने सामने वाले ने उपभोक्ता हितों का प्रतिकूल जो है उपभोक्ता हितों के प्रतिकूल कार्य किया है, उसका विज्ञापन मिथ्या और भ्रामक है, तब वो आदेश करेगा। अब ये आदेश किसी के विरुद्ध कर सकता है, चाहे पृष्ठांकन करता हो, विज्ञापन करता हो, प्रकाशक हो, व्यापारी हो, विनिर्माता, किसी के विरुद्ध भी कर सकता है। ऐसे रीति समय के भीतर करेगा जो कि अधिनियम में विहित किया जाए। और ये भी याद रखिएगा, अगर आपको इसका एग्जाम्पल समझना है तो मैगी को आप ले सकते हैं। मैगी ने बीच में कांड किया था तो उस पर रोक लगाई गई थी, तो सेम वैसे ही आप समझ सकते हो। दूसरा पॉइंट है, कब वो जो है मना कर सकता है, विनिर्माता या पृष्ठांकन पर कोई शास्ति अधिरोपित कर सकता है जो 10 लाख रुपए तक का हो सकेगा। अब इसको पता चला है कि सामने वाले ने तो उल्लंघन किया है, तो 10 लाख रुपए तक का जुर्माना भी ठोक सकता है। ये याद रखिएगा, 10 लाख रुपए तक का जुर्माना कौन ठोक सकता है, तो यह प्राधिकरण ठोक सकता है। परंतु केंद्रीय प्राधिकरण जो है विनिर्माता या पृष्ठांकक को द्वारा जो है प्रत्येक पश्चवर्ती उल्लंघन की दशा में शास्ति अधिरोपित कर सकेगा जो 50 लाख रुपए तक हो सकती है। कहने का मतलब है 10 लाख रुपए तक देगा, लेकिन अगर वो बार बार गलती करता है ना, तो 50 लाख रुपए तक का इसको जो है बोल सकते हो जुर्माना जो है भरा जा सकता है। इसी में जो है एक बार और चेक कर लेना, सजा वजा भी है क्या, ठीक है। जो वीडियो देखते हैं, जो कंटिन्यू पढ़ते हैं, उनको पता होगा। तो 50 लाख रुपए तक का दंड और दे सकता है ना, ये याद रखिएगा। इसमें जो विज्ञापन करता है ना हीरो हीरोइन, उनको भी सजा वगैरह हो जाती है, 50 लाख रुपए देने पड़ जाएंगे। मिथ्या या भ्रामक विज्ञापन या पृष्ठांकक को किसी उत्पाद या सेवा के पृष्ठांकन करने में ऐसी अवधि के लिए जो 1 वर्ष तक हो सकेगी प्रतिसिद्ध कर सकेगा। परंतु केंद्रीय प्राधिकरण पश्चवर्ती उल्लंघन के लिए ऐसे पृष्ठांकन को किसी उत्पाद या सेवा के संबंध में ऐसी अवधि के लिए पृष्ठांकन करने के लिए प्रतिसिद्ध कर सकेगा जो 3 वर्ष तक की होगी। मतलब उनको बोलेगा, अगर उसने गलती किया है तो गलती को या तो अगर नहीं सुधारता है तो वो उसको सजा देगा, 50 लाख रुपए तक को वापस वसूलेगा। लेकिन उसको अगर सुधारने का मौका देता है तो 3 वर्ष तक के लिए दे सकता है वो, ताकि वो सामने वाला जो है सुधारे अपना गलती। जहां केंद्रीय प्राधिकरण को अन्वेषण करने के पश्चात ये पता चल जाता है कि किसी व्यक्ति को किसी भ्रामक विज्ञापन या प्रकाशक या ऐसे प्रकाशन में पक्षकार पाया गया है, तो वह ऐसे व्यक्ति पर शास्ति अधिरोपित कर सकेगा जो 10 लाख रुपए तक का होगा। मतलब कि इसको अगर ये लगता है कि सामने वाले व्यक्ति ने भी जो है प्रकाशक के साथ मिलकर या प्रकाशन के में पक्षकार है, मतलब कहने का मतलब एडवर्टाइजर जो रहते हैं हीरो हीरोइन, उनको समझ लीजिए। तो अगर प्राधिकरण को ये लगता है कि सामने वाले व्यक्ति ने तो सपोर्ट किया था, ऐसी से उल्लंघन हुआ है उपभोक्ता अधिकार का, तो उस पर 10 लाख रुपए ये जो है जुर्माना दे सकता है। तो पहला चीज, जुर्माना भ्रामक विज्ञापन के लिए 10 लाख रुपए है। अगर उसको दोहराता है, यानी कि पश्चवर्ती दंड जो बोलते हैं, मतलब दोहराव करना एक प्रकार से, बार बार वो गलती करता है तो 50 लाख रुपए तक का सजा दे सकेगा। अगर उसको सुधारने के लिए मौका दिया है तो 3 वर्ष तक की जो है सुधारने का मौका देगा, लेकिन फिर भी वो गलती करता है, या फिर मान लीजिए कोई एडवर्टाइजर जो को सामने वाला व्यक्ति है वो उसको देख रहा है हमारा आयोग की इसने तो जानबूझकर प्रकाशक को हेल्प किया है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे पान मसाला का एक ऐड करने वाला कोई व्यक्ति है, मैं नाम नहीं ले रही हूँ, अब इसने मान लो प्रकाशक को सहयोग किया है, तो इस व्यक्ति पे भी क्या करेगा, 10 लाख रुपए तक का जुर्माना ठोकेगा। मतलब सहयोगकर्ता को भी 10 लाख रुपए जुर्माना ठोक देगा यहाँ पे, इसको ध्यान रखेंगे। तलाशी और अधिग्रहण, इसको पढ़ लेते हैं। धारा 22 में जो है तलाशी और अधिग्रहण, इसके बारे में बताया गया है। तो धारा 19 की उपधारा 1 के अधीन आरंभिक जांच करने के पश्चात कोई अन्वेषण संचालित करने के प्रयोजन के लिए यथास्थिति महानिदेशक या उसके द्वारा निमित्त कोई प्राधिकारी, कोई अन्य अधिकारी या जिला कलेक्टर, यदि उसके पास यह विश्वास करने का कोई कारण है कि किसी व्यक्ति ने उपभोक्ता अधिकारों का उल्लंघन किया है या अनुचित व्यवहार या कोई मिथ्या या भ्रामक विज्ञापन कारित किया है, तो वह किसी युक्तियुक्त समय पर ऐसे परिसर में दाखिल कर सकेगा और किसी दस्तावेज या अभिलेख या ऐसी चीज या साक्ष्य किसी अन्य रूप में के लिए तलाशी करेगा और ऐसे दस्तावेज, अभिलेख, चीज या ऐसे साक्ष्य को अधिग्रहण करेगा। मतलब ये है कि उसको जो है तलाशी और जो अधिग्रहण है, इसका मतलब समझिएगा कोई महानिदेशक है जो कि किसके लिए है, अन्वेषण करने के लिए हम इसको धारा 19 की उपधारा 1 के अधीन क्या किए हैं, एक प्रकार से नियुक्त किए हैं। तो ये क्या करेगा, इसमें जो अन्वेषण करने वाला महानिदेश हो या कोई भी प्राधिकारी हो या जिला कलेक्टर जो भी हो, जिसको भी ये लगता है कि उपभोक्ता अधिकारों का उल्लंघन हुआ है या फिर जो है जो उपभोक्ता के साथ कोई मिथ्या या भ्रामक विज्ञापन करके जो है चीटिंग किया गया है, तो वो क्या करेगा,
किसी दस्तावेज या अभिलेख का तलाशी करेगा, मतलब सबूत ढूंढेगा। सीधी सीधी बात है, क्या करेगा, पहला पॉइंट में सबूत ढूंढेगा और उसको क्या करेगा, अगर कोई सबूत सामने वाले से मांगता है तो उस और सामने वाला देता है तो उसको भी क्या करेगा, अभिग्रहण करेगा। उसके बाद इन अभिलेख को या चीज को क्या करेगा, नोट करेगा और सूची बनाएगा। उसको क्या क्या सबूत मिले हैं सामने वाले के प्रति, उसको पूरा सूची बनाएगा। उसके बाद क्या करेगा, उस सूची के संबंध में कार्यवाहियां करेगा, जैसे किसी व्यक्ति के किसी अभिलेख, रजिस्टर या अन्य दस्तावेज या चीज को प्रस्तुत करने की अपेक्षा करेगा। मतलब वो क्या करेगा, पहले उसको लगा कि सामने वाले ने उपभोक्ता अधिकार का उल्लंघन किया है, उसके खिलाफ छानबीन किया, उसको कुछ चीज मिला, उसने सबूत जुटाने का, अभिलेख जुटाने का प्रयास किया, उस जो अभिलेख उसको मिले उसको सूचीबद्ध किया, नोट किया, या सामने वाले से अपेक्षा करेगा भैया तू सबूत ला के देता, मैं कार्यवाही करूं, तो ये आपको धारा 22 में मिलेगा। धारा 22 पूरा क्या है, एक प्रकार से तलाशी का जो अधिकार है वो देता है। तो तलाशी और याद रखिएगा अधिग्रहण, ये यही चीज है, तलाशी और अधिग्रहण पूछा तो ये पूरा आप नोट कर लीजिए। अगर नहीं किए होगे स्क्रीनशॉट तो आप कर सकते हो ना। चलो आते हैं, केंद्रीय प्राधिकरण के रूप में कार्य करने के लिए कानूनी प्राधिकरण या निकाय का या जो है पदनाम, मतलब अगर केंद्रीय प्राधिकरण के रूप में कार्य करना है तो केंद्र सरकार की शक्ति है को किसी अन्य प्राधिकरण को भी क्या कर सकती है, जोड़ सकती है और उसका नाम परिवर्तित कर सकती है। बाकी धारा 24 अपीलों को बरताता है। धारा 20 और 21 के अधीन जो केंद्रीय प्राधिकरण द्वारा पारित किसी आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति राष्ट्रीय आयोग को ऐसे आदेश की प्राप्ति की तारीख से 30 दिवस के भीतर अपील कर सकेगा। मान लीजिए केंद्रीय उपभोक्ता जो प्राधिकरण है, मतलब जो उपभोक्ता प्राधिकरण है उसके द्वारा कोई आदेश दिया गया है संबंधित व्यक्ति को कि आपने जो है उल्लंघन किया, तो आपके खिलाफ ये आदेश दिया जाता है। तो वो व्यक्ति ऐसा नहीं कि सीधा सजा का हकदारी होगा, वो व्यक्ति चाहे तो राष्ट्रीय आयोग के जो उस आदेश को क्या कर सकता है, चुनौती दे सकता है और इसके लिए 30 दिवस के भीतर वो अपील करेगा। तो प्राधिकरण, केंद्रीय प्राधिकरण के ऊपर रहता है हमारा राष्ट्रीय आयोग, तो आयोग के पास जाकर यह अपील करेगा। उसके बाद अपील करने का अलग दिया है, केंद्र सरकार द्वारा जो है अनुदान, इसको पढ़ लेते हैं। धारा 25 में केंद्र सरकार द्वारा अनुदान, केंद्र सरकार संसद द्वारा निमित्त कोई सम्यक उपयोजन के पश्चात केंद्रीय प्राधिकरण को ऐसे धनराशियों का अनुदान कर सकेगी जो केंद्र सरकार अधिनियम के प्रयोजन के उपयोग किए जाने हेतु आवश्यक समझे। कहने का मतलब क्या है कि अगर उसको लगता है कि केंद्रीय जो उपभोक्ता जो प्राधिकरण है उसको जरूरत पड़ रही है पैसे की, तो वो संसद द्वारा नियम कानून बनाकर अनुदान भी दे सकती है धारा 25 के अनुसार। धारा 26 में लेखा और संपरीक्षा बताई गई है। केंद्रीय प्राधिकरण उचित लेखे और अन्य सुसंगत अभिलेख रखेगा और ऐसे प्रारूप में, ऐसी रीति में जो भारत सरकार के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के परामर्श से विहित किया जाए, लेखाओं का एक वार्षिक विवरण तैयार कर सकेगा। उसके बाद धारा 27 में उस वार्षिक रिपोर्टों का प्रस्तुतिकरण करेगा। जो आपका लेखा संपरीक्षक या है ना, महालेखा परीक्षक रहते हैं ना, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक, उनके परामर्श पर इन लेखाओं का एक वार्षिक विवरण तैयार किया जाता है। उसके बाद ऐसे प्रारूप में या ऐसे समय में जो विहित किया जाए, इन क्रियाकलापों का पूर्ण लेखा एक वार्षिक रिपोर्ट या अन्य रिपोर्ट या विवरण के साथ जो है, जो निर्देश दिया गया है, उस रिपोर्ट और विवरण की जो प्रतियां हैं उनको केंद्र सरकार को अग्रेषित किया जाएगा। मतलब पहले चीज में जो सीएजी है, सीएजी ने के परामर्श पर रिपोर्ट बन गया, अब उन वार्षिक रिपोर्टों को क्या करना है, प्रस्तुत किया जाना है। तो हम किसको देंगे, तो केंद्रीय जो प्राधिकरण है, केंद्रीय जो उपभोक्ता प्राधिकरण है, वो हर साल ऐसा प्रारूप में जो विहित किया गया है, ऐसे विवरण के साथ जो विहित किए गए हैं, ऐसे निर्देशों के साथ जो विहित किए गए हैं, रिपोर्ट को ले जाकर किसको देगा, सीधा सीधा केंद्र सरकार को देगा। तो यही होता है वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत किया जाना। तो कौन करेगा, केंद्रीय जो प्राधिकरण है उपभोक्ता का, किसको देगा जाके, तो केंद्र सरकार को देगा। याद रखना, और इसके लिए पूरा जो है विवरण जो है एज इट इज रहता है अधिनियम में। आते हैं उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग बोल सकते हो, या उपभोक्ता आयोग, उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग बोल सकते हो। उपभोक्ता परिषदें थी, उनके जैसे ही उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग है, अलग अलग स्तर पर। तो पहले पढ़ते हैं 28, इंपॉर्टेंट धारा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट धारा 28 में जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग है। क्या है, जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, मतलब प्रतितोष देने के लिए आयोग है। तो इसको ही आप जिला उपभोक्ता फोरम भी बोल देते हो कभी कभी। राज्य सरकार इसकी गठन करेगी अधिसूचना द्वारा। याद रखिएगा, एक जिला में एक होगा या किसी जिले में एक से अधिक जिला आयोग भी गठित किए जा सकते हैं। बड़ा जिला है तो प्रत्येक जिला का आयोग का जो अध्यक्ष हो और दो से अन्यून और ऐसी संख्या से अनधिक सदस्य जो केंद्रीय सरकार के जो है, क्या लिखा है इसमें,
परामर्शों हैं, ये परामर्शों हैं, गलत लिखा गया है, परामर्श विहित किया जाए, परामर्श द्वारा ना, परामर्श से विहित किए जाए मिलकर बनेगा। मतलब है जिला आयोग का एक अध्यक्ष होगा और 2 से अन्यून मतलब कम से कम 2 सदस्य होंगे, 1+2 होना जरूरी है, याद रखिएगा। और जिला में जो है एक भी हो सकता है और जिला में एक से अधिक भी जो है आपका जिला आयोग बन सकता है। तो जिला उपभोक्ता फोरम या जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग कहाँ पे होगा, तो धारा 28 का 1, याद रखिएगा। धारा 28 के 1 में बताया गया है और उनके सदस्यों के बारे में 28 का 2 बताता है कि कौन होगा। तो जिला में जो है एक अध्यक्ष होंगे, 2 से जो दो कम से कम 2 जो है सदस्य होंगे, ये बताएगा। अब ये केंद्र सरकार के परामर्श से विहित किए जा लिखा है, मतलब केंद्रीय सरकार के कानूनों में विहित किया गया है ना। और करेगा कौन, तो ये आपको पहले से पता चल गया है, राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा करेगी। धारा 29 में जो जिला आयोग के अध्यक्ष है और सदस्यों की आहारताएं बताई है। धारा 28 जिला आयोग है प्रतितोषण आयोग, तो उनके सदस्य की आहारता वार्ता धारा 29 में बताया है। केंद्र सरकार अधिसूचना द्वारा जिला आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की आहारता, भर्ती और नियुक्ति की प्रक्रिया पदावधि त्याग पत्र हटाने के लिए उपबंध कर सकेगी। अब केंद्र सरकार क्यों उपबंध करेगी, क्योंकि यह अधिनियम केंद्र सरकार ने बनाया है, राज्य सरकार ने नहीं बनाया है, तो अधिसूचना जो है केंद्र सरकार ही निकालेगी, याद रखिएगा। राज्य सरकार केवल अधिसूचना द्वारा नामकरण करेगा कि ये जिला का में जो है जिला उपभोक्ता फोरम बनाया गया है, अपने अपने राज्य वाले अपने अपने जिले के लिए, बस वही काम है राज्य का, बाकी सब केंद्र नियम कानून बनाएगी। धारा 30 क्या बताता है, जिला आयोग के अध्यक्ष सदस्यों के वेतन भत्ते और सेवाओं के संबंधित शर्तें। आहारताएं बोला तो धारा 29-30 में उनके वेतन भत्ते वगैरह हैं, ऐसा याद कर सकते हो। तो ये राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा जो है ये वेतन भत्तों के संबंध में जो है जिला आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के वेतन भत्तों के संबंध में निबंधन में जो है उपबंध कराने के लिए नियम बना सकेगी कि कहाँ के व्यक्ति को कितना देना है। तो ये वेतन भत्ते वाला है राज्य सरकार देगी, राज्य के अंतर्गत बना है तो वेतन भत्ते राज्य सरकार देगी, आहारता डिसाइड करना है तो केंद्र सरकार देगी, और नियम बनाना है अगर उन किसी की नियुक्ति का तो भी केंद्र सरकार देगी। केवल वेतन भत्ते कौन करेगा, तो आपका राज्य सरकार करेगा। और जो नामकरण है जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग का, तो वो भी कौन करेगा, राज्य सरकार। केवल आपको याद रखना है नियम जो है भर्ती हेतु जो नियम है वो कौन बना, भर्ती हेतु जो नियम है वो आपका केंद्र बनाएगी। उसके अलावा जो उनकी नियुक्ति के संबंध में है वो भी केंद्र बनाएगी, और उसके अलावा आपका जो है वेतन भत्ते हैं तो राज्य बनाएगी। ये बार बार मैं बोल रही हूँ, वेतन भत्ता राज्य बनाएगा, अधिसूचना राज्य लाएगा, लेकिन नियुक्ति व्यक्ति के संबंध में जितने भी नियम कानून है केंद्र बनाएगा, ये याद रखना है। तो धारा 29 धारा 30 अलग है, धारा 30 राज्य में है, धारा 29 जो है केंद्र की शक्ति है, और आपको यहाँ पे देख सकते हो आप ये जो है राज्य की शक्ति होगी धारा 28। तो धारा 28 में 29 और 30 ये तीनों जो है जिला के लिए बताया है। उसके बाद आते हैं संक्रमणकालीन उपबंध, इसी में दिया गया है जिला के लिए। जिला आयोग के सदस्य की पदरिक्ति की दशा दी गई है, जिला आयोग के अधिकारी और अन्य कर्मचारी दिए गए हैं, जिला आयोग की अधिकारिता, वह रीति जिसमें परिवाद लाया जाएगा, वही है, सभी चीजें हैं लगभग सिमिलर होती हैं। तो ये धारा का नाम बस पढ़ लो, वही काफी है, यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट कर सकते हो। बाकी अगर ज्यादा डिटेल पढ़ना है तो मैं पूरा विधेयक को दे दूंगी, अधिनियम का अलग से नहीं मिलता है, वहां से आप पढ़ सकते हैं। आते हैं कार्यवाहियां, ये इंपॉर्टेंट है, जिला आयोग के समक्ष क्या क्या कार्यवाहियां होंगी ये इंपॉर्टेंट है। जिला आयोग के समक्ष प्रत्येक कार्यवाही उस आयोग के अध्यक्ष और कम से कम एक सदस्य के साथ बैठकर संचालित की जाएगी। ऐसा नहीं है कि अब 2 सदस्य हैं तो कम से कम एक सदस्य का तो होना जरूरी है जो अन्य सदस्य हों उनमें, परंतु जहां किसी कारण कोई सदस्य कार्यवाही को पूरा किए जाने तक संचालित करने में जो है असमर्थ है तो अध्यक्ष और अन्य सदस्य उस प्रक्रम से कार्यवाही को जारी रखेंगे जिस पर पूर्ववर्ती सदस्य ने अंतिम सुनवाई की थी। मान लो अभी जैसे इसके अध्यक्ष के साथ एक सदस्य तो चाहिए उस कार्यवाहियों को करने के लिए, और मान लो अभी कोई नहीं है कार्यवाहियों को करने के लिए, कोई मतलब वहाँ पे आपका सदस्य नहीं है, तो जो पूर्ववर्ती सदस्य ने जो अंतिम सुनवाई की थी ना, वहां तक पूरा कार्यवाही जो है जारी रहेगी। उसके बाद वाली कार्यवाही फिर बाद में होंगी जैसे सदस्य आएंगे। अब उसके बाद धारा 37 आता है मध्यस्थता को निर्देश, मध्यस्थता को निर्देश आप पढ़ सकते हैं मध्यस्थता। और धारा 38 है परिवाद को ग्रहण करने की प्रक्रिया है। मध्यस्थता को निर्देश को भी अगर आप पूरा पढ़ना चाहेंगे ना तो आपको विधेयक में मिल जाएगा, बाकी अलग से ये उतना खास तो नहीं है, पर आपको अगर वहाँ पे पढ़ना है तो पढ़ सकते हो, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आते हैं धारा 38 परिवाद ग्रहण करने की प्रक्रिया। परिवाद कैसे ग्रहण होगा, कैसे पता चलेगा कि परिवाद ग्रहण कर लिया गया है, तो जिला आयोग किसी परिवाद को ग्रहण करने या मध्यस्थता
द्वारा निर्धारण करने में असफल होने की दशा में मध्यस्थता के लिए निर्दिष्ट मामलों में ऐसे परिवाद पर आगे कार्यवाही करेगा। जो कि क्या, यदि परिवाद किसी मालों से संबंधित है तब जिला आयोग पहला, ग्रहण किए गए परिवाद की एक ऐसी प्रति उसके ग्रहण करने की तिथि के 21 दिन के भीतर परिवाद में वर्णित विरोध पक्षकार को यह निर्देशित करेगा कि वह 0 दिन की अवधि या 15 दिन से अधिक ऐसी बढ़ाई गई, में भी 30 दिन है, ये मैं एक बार चेक करती हूँ, बिल्कुल ये 30 दिन है, आप इसको 30 दिन करिएगा ना। वह 30 दिन की अवधि या 15 दिन से अनधिक ऐसी बढ़ाई गई अवधि के भीतर जो मंजूर की जाए मामलों में अपना पक्ष या कथन प्रस्तुत करे। मतलब किसी भी जो माल है उससे संबंधित कोई बात है तो जिला आयोग क्या करेगा, ग्रहण किए गए परिवाद पर उसके एक प्रति ग्रहण करने की जो तिथि है, मतलब आप जो भी परिवाद उसने ग्रहण किया है उस तिथि से लेकर 21 दिन के भीतर परिवाद में वर्णित विरोध पक्षकार को निर्देशित करेगा कि वह 30 दिन से जो की अवधि या फिर 15 दिन से अनधिक ऐसी बढ़ाई गई अवधि के भीतर जो मंजूर किया जाए मामलों में अपना पक्ष रखे। मतलब जैसे ही उसने ग्रहण किया उसके 21 दिन के भीतर वो कार्यवाही करेगा और वो जो है सामने वाले विरोधी पक्षकार को क्या बोलेगा कि आप अपना मत प्रस्तुत करो, आप अपना पक्ष रखो। 30 दिन की अवधि या 15 दिन से या फिर 15 दिन से अनधिक बढ़ाई गई अवधि, याद रखिएगा, मतलब 30 दिन रहेगा या फिर और 15 दिन जो है ऐसा बढ़ा दिया जाए, मतलब 45 दिन टोटल ऐसा बोल सकते हो आप। विरोधी पक्षकार खंड क के अधीन किसी परिवाद की प्राप्ति पर उस परिवाद में दिए गए अभिकथन से अगर इनकार करता है या परिवाद करता है या जिला आयोग द्वारा दिए गए समय के भीतर अपना प्रश्न प्रस्तुत करने के लिए कोई कार्यवाही का लोप करता है या करने में असफल रहता है तो वहां उपभोक्ता विवाद को खंड ग और खंड 6 में खंड ग से 6 से उल्लेखित रीति से निपटाने की कार्यवाही करेगा। मतलब जो ग्रहण किया गया परिवाद था उसको जो है सामने वाले जो विरोधी पक्षकार को दिया गया कि आप इसमें अपना मत प्रस्तुत करो। अब मत प्रस्तुत करने के लिए जो दिया गया है उसको जो विरोधी पक्षकार है वो क्या कर रहा है, या तो उसमें कोई चेंजेस कर रहा है या उसमें देरी कर रहा है या फिर अपना मत प्रस्तुत करने में असफल रहता है। तो यहाँ पर जो है उपभोक्ता विवाद को निपटाने के लिए खंड ग से खंड 6 में जो वर्णित बातें हैं उसका प्रयोग किया जा सकता है। जैसे क्या, परिवादी ने माल में किसी त्रुटि का भी कथन किया है जिसका निर्धारण माल के उचित परीक्षण के बिना नहीं किया जा सकता था, वहां परिवादी से माल का नमूना प्राप्त करेगा और सील बंद करके कार्यवाही करेगा, या ऐसी रीति जो कि विहित किए जाए उसे अभिप्रमाणित करेगा। सीलबंद नमूनों को जो है समुचित यहाँ पे प्रयोगशाला को निर्देशित करेगा या विश्लेषण परीक्षण हेतु प्रयोगशाला सहायता ले जो भी आवश्यक हो वो लेगा। ऐसे माल में परिवार में अभिकथित कोई त्रुटि है या उस पर कोई अपनी रिपोर्ट प्राप्ति के 45 दिन के भीतर जो जिला आयोग द्वारा त्रुटि की गई है को प्रेषित करेगा। कहने का मतलब ये है कि परिवादी ने माल पे क्या किया है, कोई त्रुटि किया था और त्रुटि जो किया है उसको उचित परीक्षण के बिना जो है उसको क्या कर दिया है, पहुंचा दिया है। तो यहाँ से क्या करेंगे हम, परिवादी से क्या करेंगे, माल का नमूना प्राप्त करेंगे। परिवादी मतलब जिन्होंने शिकायत किया था उससे माल का नमूना प्राप्त करेंगे और उसको सील पहले बंद करेंगे और जो भी रीति बताई गई है उसको जो है उसी अनुसार उन नमूनों को जो सील बंद करके नमूने हैं उसको हम प्रयोगशाला भेजेंगे ताकि टेस्टिंग किया जा सके। कहने का मतलब ये है, आपने कुछ सामान लिया, आपको लग रहा है कि कुछ त्रुटि है, आपने शिकायत किया तो आपको अधिकारी क्या बोलेगा, भैया अपना सामान को लेके आ, तो लेके जाओगे आप, उसको सील बंद करके सीधा लैब में भेज देगा। उसके बाद वहां से रिपोर्ट आएगी जो 45 दिन के भीतर जो है रिपोर्ट को जो है जिला आयोग द्वारा जो है जिला आयोग को प्रेषित की जा सकेगी, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद खंड ग के अधीन परिवादी से अपेक्षा क्या की जाएगी कि वो प्रश्नगत माल के स्कंध में परीक्षण हेतु प्रयोगशाला में देय फीस आयोग के खाते में जमा करे। मतलब सामने वाले जो परिवादी है जिन्होंने जो है ये लगाया है उसको क्या बोलेगा, भैया थोड़ा बहुत फीस लग रहा है प्रयोगशाला का, वो आपको देना पड़ेगा। ये घ पॉइंट में आता है। अंगा में क्या बताता है, समुचित प्रयोगशाला को खंड घ के अधीन अपने जमा खाते की जमा की गई राशि को जो है प्राप्त करेगा, प्रापित लिखा गया प्राप्त करेगा, जिससे वह खंड ग में वर्णित परीक्षण करने के लिए समर्थ बनाया जा सके।
उसके अलावा समुचित प्रयोगशाला से रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर विरोधी पक्षकार को ऐसी टिप्पणी जो कि उचित समझे के साथ रिपोर्ट की एक प्रति अग्रेषित करेगा। मतलब खंडगाम में क्या करना है, पूरा जो है एक प्रकार से क्या करना है, सामान मंगाया खंडगाम में, है ना, 45 दिन के भीतर जो है उसको प्रेषित करना पड़ेगा। उसके बाद परिवादी से क्या अपेक्षा की जाएगी कि आपको जो है आपका जो सामान है हमने लैब में भेजा है तो आप थोड़ा फीस दे दो। अब फीस तो जमा हो गई है, फीस जैसे ही जमा होती है परीक्षण शुरू हो जाता है। परीक्षण शुरू होता है खंडगा के अंतर्गत तो उसका रिपोर्ट जो है जल्दी से जल्दी जो है भेज दिया जाता है जिला आयोग के पास। अब जिला आयोग क्या करेगा, उस रिपोर्ट को टीका टिप्पणी करके सामने वाले व्यक्ति को, जो विरोधी पक्षकार है, उसको जो है क्या करेगा, प्रेषित करेगा, भैया आपका माल पे ये प्रॉब्लम पाया गया है। यदि पक्षकार में से कोई पक्षकार प्रयोगशाला के निष्कर्षों की शुद्धता पर भी विवाद करता है या प्रयोगशाला द्वारा अपनाई गई विश्लेषण या जांच पद्धति की शुद्धता पर विवाद करता है तो विरोधी पक्षकार या परिवेदी से अपेक्षा करेगा कि वह प्रयोगशाला द्वारा दी गई रिपोर्ट के संबंध में अपने अपेक्ष लिखित में प्रस्तुत करे। मतलब सीधी सीधी बात है, मान लीजिए कोई रिपोर्ट आती है तो रिपोर्ट अगर आई, प्रयोगशाला ने तो रिपोर्ट दे दी थी, रिपोर्ट में अगर मान लो एक पक्षकार जो रिपोर्ट को क्या करता है, गलत ठहराता है, उसकी शुद्धता पर विवाद करता है, तो फिर उसको बताना पड़ेगा, एक लिखित में क्या प्रस्तुत करना पड़ेगा, अपना मंशा प्रस्तुत करना पड़ेगा। अब मान लीजिए जांच जो है किसके विरुद्ध आ गई, जो परिवादी था, जिसके साथ बुरा हुआ था, उसके विरुद्ध में आ गया तो भी उस परिवादी को बताना पड़ेगा, तो लिखित में देना पड़ेगा। प्रयोगशाला द्वारा अपनाई गई रिपोर्ट की शुद्धता अथवा अन्यथा संबंध में परिवादी के साथ विरोधी पक्षकार को सुने जाने एवं खंड 4 के अधीन उसके संबंध में किए गए आपेक्ष तथा धारा 39 के अधीन समुचित आदेश जारी करने के विषय में युक्तियुक्त अवसर देगा। अब यहाँ पर जो है उनको युक्तियुक्त अवसर मिलेगा कि क्या करे, वो प्रयोगशाला जो बनाई गई जो रिपोर्ट है, शुद्धता या जो भी संबंध है उसके लिए एक युक्तियुक्त जो अवसर है वो किसको मिलेगा, तो आप प्रयोगशाला को भी दिया जाएगा कि वो भी अपना बात जो है रखे। उसके बाद आते हैं तो इसी में है अभी भी हम लोग, तो पॉइंट 3 है हमारा, यदि धारा 36 के अधीन उसके द्वारा स्वीकार किया गया परिवाद उन मालों के संबंध में है जिसके बाबत उपधारा 2 में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया का अनुसरण नहीं किया जा सकता या परिवाद किसी सेवा से संबंधित है, तो जिला आयोग किसी पक्षकार को ऐसे परिवाद की एक प्रति निर्दिष्ट करते हुए निर्देश दे सकेगी कि वह अपने पक्ष को 30 दिन की अवधि के भीतर या 15 दिन से अनधिक ऐसी विस्तारित अवधि, मतलब 30 + 15 वाला होता है, जो जिला आयोग द्वारा दी गई है के भीतर प्रस्तुत करे। यदि विरोधी पक्षकार खंड क के अधीन निर्दिष्ट की गई परिवाद के प्रति के प्राप्त हो जाने पर परिवाद में दिए गए अभिकथनों का प्रत्याख्यान करता है, उन पर विवाद करता है, जिला आयोग द्वारा दिए गए समय के भीतर मामलों की कार्यवाही करने में असफल रहता है, तो उपभोक्ता विवाद का निपटान सूचना पर परिवादी और विरोधी पक्षकार द्वारा लाए गए परिवाद में दिए गए कथनों से इंकार करता है, उन पर विवाद करता है, या फिर विरोधी पक्षकार आयोग द्वारा प्रदान किए गए समय के भीतर अपना जो मामला है वो जो है वो अपना बताता नहीं है, असफल रहता है प्रस्तुत करने में, या परिवादी द्वारा लाए गए साक्ष्यों के आधार पर एक पक्षी जो है कार्यवाही कर सकता है। मतलब अगर विरोधी पक्षकार ने सही जानकारी नहीं दी ना, तो जो परिवादी द्वारा लाए गए साक्ष्य उस पर भी कार्यवाही कर सकता है, यही बात बता रहा है। उपधारा 3 में परिवाद के प्रस्तुतिकरण अवगुण के आधार पर निश्चय करेगा कि ये परिवादी सुनवाई की निश्चित तारीख पे उपस्थित होने में असफल हो जाए। मतलब परिवादी जो है अगर असफल हो जाए तो फिर गड़बड़ हो जाएगा ना, परिवादी जो है निश्चित तारीख के भीतर उसमें जो है प्रस्तुत करना जरूरी है उसको भी साक्ष्य। यहाँ पे जो है उपधारा 4 बताएगी, उपधारा 2 और 3 हेतु जिला आयोग आदेश द्वारा किसी इलेक्ट्रॉनिक सेवा प्रदाय से ऐसी सूचना दस्तावेज अभिलेख उपलब्ध कराने की अपेक्षा कर सकता है। उपधारा 2 और 3 में दी गई प्रक्रिया का अनुपालन करने वाली कार्यवाहियों को इस आधार पर किसी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं कर सकते कि वो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का पालन नहीं हुआ है। प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत पे आप उसको न्यायालय में प्रश्नगत नहीं कर सकते। उपधारा 5 बताती है। उपधारा 6 क्या बताती है, यदि सुनवाई हेतु व्यक्तिगत रूप से या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पक्षकारों की परीक्षा हेतु कोई आवेदन किया जाता है तो जिला आयोग में पर्याप्त कारणों को जानने के पश्चात इस प्रक्रिया हेतु अनुज्ञप्त किया जा सकता है। प्रत्येक परिवाद में यथासंभव शीघ्र सुनवाई की जाएगी। विरोधी पक्षकार द्वारा सूचना प्राप्त के 3 माह की अवधि के भीतर परिवाद को विनिश्चय करने का वहां प्रयास किया जाएगा जहां परिवाद में वस्तु का विश्लेषण या परीक्षण की अपेक्षा नहीं की जा सकती और 5 माह के भीतर वस्तुओं का परीक्षण की अपेक्षा की गई हो।
ये बहुत कचरा पॉइंट है, चाहो तो आप इसको छोड़ देना। वैसे ये पूरा विवाद सुलझाने के संबंध में दिया गया है। जिला आयोग द्वारा स्थगन तब तक मंजूर नहीं किया जाता जब तक पर्याप्त कारण न दर्शाया गया हो और स्थगन की स्वीकृति के कारण आयोग द्वारा लेखबद्ध न किया गया हो, एवं जिला आयोग स्थगन के कारण उपगत होने के लागत के संबंध में आदेश करेगा, जैसा विनिमय जो द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए। ये बताता है कि कैसे कैसे जो है परिवादी के कथन को मान्य किया जाएगा और कैसे जो है हम जो है संबंधित जो सामने वाले जो व्यक्ति है जिसने गलती किया है उसको भी जो है समय देंगे। यही बात बताता है और कुछ नहीं है। अब 8वां पॉइंट बताता है, जिला आयोग के समक्ष किसी कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान आयोग को यदि आवश्यक लगे तो वह ऐसा अंतरिम आदेश पारित कर सकता है जो कि मामलों के तथ्य और परिस्थिति हेतु उचित हो। ज्यादातर देखना शुरुआत की धाराओं को ज्यादा पढ़ना जरूरी है क्योंकि उधर ही से क्वेश्चन बनते हैं ना। इस धारा 9वां पॉइंट बताता है, इस धारा के प्रयोजन हेतु जिला आयोग को वह शक्तियां प्राप्त होगी जो निम्नांकित विषयों के विचारण करने समय सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के अधीन सिविल न्यायालय में होते हैं। थोड़ा जल्दी कर रही हूँ, मेरा थोड़ा सा चेस्ट पेन का दिक्कत है तो थोड़ा सा समझिएगा ना। प्रतिवादी या साक्षी को समन करना हो, हाजिर करना हो, शपथ या साक्षी की परीक्षा करनी हो तो इसके लिए भी जिला आयोग को शक्ति प्राप्त होगी। साक्ष्य के रूप में किसी दस्तावेज या अन्य वस्तु को प्रस्तुत करने की अपेक्षा अगर किसी से करता है वो तो भी वो जिला आयोग को शक्तियां प्राप्त होगी। ये पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो क्वेश्चन यहाँ से उठा सकता है। उसके अलावा शपथ पत्र पर साक्ष्य प्राप्त करना हो तो भी वो उसकी शक्तियां हैं। समुचित प्रयोगशाला से या किसी अन्य सुसंगत स्रोत से विश्लेषण या परीक्षण कर रिपोर्ट की अपेक्षा करना हो तो भी इसकी शक्तियां हैं। किसी साक्षी या दस्तावेज की परीक्षा हेतु कमीशन निकालना हो तो भी उसका जो है एक प्रकार से क्या है शक्ति है। या अन्य कोई विषय जो केंद्र सरकार द्वारा विहित की जाए ये भी क्या है आपकी उनकी शक्ति है, जो जिला आयोग की शक्ति। तो 39 में पूरा जिला आयोग की शक्तियों के बारे में बताया गया है, वो किसको किसको क्या क्या कर सकते हैं। धारा 40 कतिपय मामलों में जिला आयोग द्वारा पुनर्वलोकन, जिला आयोग जो है उनके द्वारा पारित किसी भी आदेश को जो है यदि अभिलेख को देखते हुए कोई स्पष्ट त्रुटि है तो वह स्व प्रेरणा से या पक्षकारों में से किसी एक पक्षकार द्वारा ऐसे आदेश के 30 दिन के भीतर किए गए आवेदन पर पुनर्वलोकन करने की शक्ति होगी। मतलब अगर इसने कोई आदेश दे दिया है तो 30 दिन के भीतर उसका पुनर्वलोकन भी कर सकता है वो। धारा 41 जिला आयोग के आदेश के विरुद्ध अपील, जिला आयोग के द्वारा किए गए आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति ऐसे आदेश की तारीख से 45 दिन की अवधि के भीतर ऐसे प्रारूप और रीति में जो विहित किया जाए तथ्यों या विधि के आधारों पर राज्य आयोग को ऐसे आदेश के विरुद्ध अपील कर सकेगा। तो अपील किया जा सकता है जिला आयोग के आदेश का विरुद्ध अपील कहाँ पे करोगे आप? राज्य आयोग के पास। राज्य आयोग के आदेश का अपील कहाँ करते हो? विरुद्ध आदेश का अपील कहाँ करते हो? केंद्र के पास। तो यहाँ पे जिला की बात करें तो जिला आदेश जो जिला आयोग के आदेश हैं उनके विरुद्ध अपील कहाँ करोगे? राज्य आयोग। तो राज्य आयोग को भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग की स्थापना, थोड़ा सा पढ़ते हैं इसको। तो राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा स्थापित करती है। उसके अलावा साधारणतः या राज्य की राजधानी क्षेत्र में कार्य करता है और जो है अपने कृत्यों का पालन करता है जो राज्य सरकार राजपत्र में दर्शाई रहती है उसके अनुसार पूरा काम करता है। परंतु राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा ऐसे स्थानों को जहां पर वो ठीक समझे राज्य आयोग की प्रादेशिक शाखाएं जो है स्थापित कर सकेगी। मतलब वहां पे उसको लग रहा है कि यहाँ पे प्रादेशिक शाखाएं भी होनी चाहिए एक राज्य आयोग के अलावा, तो वहां पे कर सकता है वो। प्रत्येक राज्य आयोग में एक अध्यक्ष होगा और 4 से अन्यून या उतनी संख्या से अनधिक सदस्य जो केंद्र सरकार द्वारा के परामर्श से विहित किए जाए ये रहेंगे। ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा। जो आपका जिला में देखे तो जिला में क्या था 1+2 वहां पे भी था, यहाँ पे 1+4 है, मतलब एक रहेगा और 4 से जो अधिक सदस्य रहेंगे। याद रखिएगा कम से कम 4 सदस्य तो रहेंगे ही रहेंगे। धारा 43 में राज्य आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की आहर्ताएं बताती है, जस्ट लगातार रहता ही है वो। तो केंद्र सरकार जो है इसके लिए करेगी राज्य आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति। यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट हुआ है इसको टाइप करने में। तो नियुक्ति के लिए आहर्ता पद्धति, नियुक्ति की प्रक्रिया, पदावधि, उसके त्याग पत्र हटाए जाने के हेतु जो उपबंध है वो करेगी और इसके लिए अधिसूचना द्वारा नियम बनाएगी। अब नियम कानून तो केंद्र बनाती है तो केंद्र ही करेगी, है ना। धारा 43 में अब वेतन भत्ता संबंधी है तो राज्य सरकार देखती है उसको, अधिसूचना द्वारा देख लेगी वो। धारा 45, 46 और 47। 45 में संक्रमणकालीन उपबंध है। राज्य आयोग के अन्य अधिकारी कर्मचारी 46 में है। राज्य आयोग की अधिकारिता ये धारा 47 में है। तो इंपॉर्टेंट क्या है? राज्य आयोग की अधिकारिता। थोड़ा सा पढ़ते हैं राज्य आयोग की अधिकारिता क्या है।
इस अधिनियम के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए राज्य आयोग को निम्नलिखित अधिकारिता प्राप्त होगी। इसमें है उन विवादों को ग्रहण करना जिसमें प्रतिफल के रूप में संदत्त माल या सेवाओं का मूल्य 1 करोड़ रुपए से अधिक है। अगर 1 करोड़ रुपए से अधिक है किंतु 10 करोड़ रुपए से अधिक नहीं है तो वहां पे क्या राज्य आयोग काम करेगी। परंतु जहां केंद्र सरकार ऐसा करना आवश्यक समझती है वहां ऐसा अन्य मूल्य विहित कर सकती है। जैसे आपको पता होगा 2 करोड़ तक किया गया था, तो नियम बना के किया है केंद्र द्वारा, तो वो कैसे आया, उसी नियम से आया। वैसे तो ये 1 करोड़ रुपए से 10 करोड़ तक इसको राज्य को बोल दिया है, मामलों में सुनवाई करो, पर केंद्र अगर नियम कानून बनाकर ठीक समझे तो कर सकते। तो 2021 का नियम उसी का ये परिणाम है। यहाँ से ही क्वेश्चन बनने की ज्यादातर संभावनाएं है ना, याद रखिएगा। तो ये आपका जो अधिकारिता है 49 में बताई गई है। राज्य आयोग की जो राज्य आयोग बोला, प्रतितोषण आयोग तो 42 और अधिकारिता तो 39 में। अनुचित संविदाओं के विरुद्ध जो है यहाँ पे जो बोल सकते हो जहाँ प्रतिफल के रूप में संदत्त माल या सेवाओं के मूल्य 10 करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, यहाँ पे भी ये काम कर सकती है। मतलब कोई भी ऐसी सेवाएं है जो 10 करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, वहां पे कोई विवाद होता है तो उसके विरुद्ध भी ये कर सकती है। परिवाद जो है यहाँ पे देख सकता है ये। राज्य के भीतर किसी भी जिला आयोग के आदेशों के विरुद्ध जो अपीलें हैं वो भी देख सकता है। तो राज्य जो आयोग है उसके अधीन जो जिला आयोग है उनमें कोई भी जिला आयोग के विरुद्ध अपील आता है तो भी राज्य उसको देख सकता है, ये ध्यान रखेंगे। उसके बाद धारा 50 कति के मामलों में राज्य आयोग द्वारा पुनर्विलोकन करना। अब राज्य आयोग जो है अपने ही द्वारा दिए गए जो अधिकारिता है, क्षेत्र है, उनके मामलों में भी पुनर्विलोकन करने की शक्ति है। तो राज्य आयोग को या तो स्वप्रेरणा से या ऐसे आदेश के 30 दिन के भीतर किसी पक्षकार द्वारा किए गए आवेदन पर उसके द्वारा पारित किसी आदेश का पुनर्विलोकन करने की शक्ति होगी, यदि अभिलेख के देखने से ही स्पष्ट दिखाई दे। अगर उसको लगता है कि अभिलेख में थोड़ा प्रॉब्लम है तो उसका पुनर्विलोकन कर सकती है राज्य। ये धारा 50 के अंतर्गत है। तो धारा 49 और 50 और 42 इंपॉर्टेंट है। राज्य आयोग 42 में है जो प्रतितोषण वाला है, 49 में उसकी शक्तियों के बारे में बताया गया, मतलब उसकी अधिकारिता बताई गई है, एक तरीके से देख सकते हो, और 50 में उनका पुनर्विलोकन करने की शक्ति है। तो आगे का हम आगे पढ़ेंगे एक नए वीडियो में, वो थोड़ा सा टेक्निकल इशू हो जाता है तो दिक्कत करता है। धारा 39 को एक बार और अच्छे से जो है आप लोग जो है पढ़ लेना, मैं उसको डाल दूंगी, और आगे का जो है वो छोटा छोटा है एक्ट जो है, तो उसको भी आगे देख सकते हैं हम। तो एक और वीडियो हम ला देंगे। तो अभी के लिए जो है आप लोग वेट करिएगा और चैनल सब्सक्राइब करके रखिएगा। पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिएगा। थोड़ा सा दिक्कत है स्वास्थ्य का, तो थोड़ा एक साथ लेना मुश्किल हो जाता है 1-1.5 घंटा। चलिए अभी के लिए इसको स्टॉप करते हैं।